अभी पीछे कोरोना गया जी। तो आप काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में, कुछ संकेत मिले थे या फिर आप किसी चीज़ को लेकर श्योर थे कि एग्जैक्टली यही होने वाला है? देखिए, एग्जैक्टली कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं कहेगा कि ये बीमारी के रूप में ही आएगा, लेकिन वो उसके लिए श्योर होता है कि इस समय में कुछ बड़ा जरूर होगा। ठीक है, उस समय में भी ऐसे योग थे लेकिन पूर्ण योग नहीं थे। 3 ग्रहण उस समय में भी थे, एक अधिक मास का कॉम्बिनेशन उस समय में भी आ रहा था, लेकिन ये पूर्ण 4 ग्रहण और 2 अधिक मास का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। तो इसको मैं अभी भी मानता हूँ कि जो 2026 में घटित होगा वो 2020 से कुछ हद तक बड़ा ही होगा। मतलब जो आने वाला पैंडेमिक है वो पिछले वाले से भी ज़्यादा भयंकर होने वाला है, और वो किसी भी तरीके से आ सकता है। मैं आपको एग्जैक्टली ये नहीं कहूँगा कि कोरोना या कोई बीमारी के रूप में आएगा। हो सकता है कि हम लोग किसी युद्ध का भाग बन रहे हो। तो सर आप कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ का नाम बताना चाहेंगे? आपने किस किस इमेंस बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ का काम किया है? मैं देखिए काफ़ी लोगों का नाम ले सकता हूँ यहाँ पे। कई लोग मेरे यजमान हैं, कुछ बहुत ज़बरदस्त पदासीन लोग हैं। मैं बहुत बड़ा नाम लेता हूँ, देखिए जिनको सभी लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए मैंने कई चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए? हाँ। आपके हिसाब से जितने भी लोग थोड़ा बहुत या ब्लाइंडली भविष्य मलिका पे बिलीव करते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि देखो, वो जिस टेक्स्ट में जिस तरीके से दिया गया ना सौरभ जी, मैं उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि वो किसी महान संत ने लिखा है। तो उस समय की जो लैंग्वेज थी लोगों को समझाने के लिए इजी रखा जाता था कि समुद्र की लहरें इतनी ऊपर जाएगी, अगर एटॉमिक बम फोड़ दिया जाए तो समुद्र की लहरें उससे भी ऊपर जा सकती है। त्योहार पे पैदा होना लकी मानते हैं जी। बट आपसे बात हुई तो आपके वो थे, कोई किसी होली, दिवाली, शिवरात्रि या किसी भी रक्षाबंधन, किसी भी इंडियन फेस्टिवल जिसको हम बोलते हैं जी, उस पे हो रहा है, तो आप उसको लकी बोलोगे, अनलकी बोलोगे, क्या बोलोगे? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। अभी किसी के घर में अगर दिवाली के आसपास में कोई बच्ची जन्म जाती है तो उनका मानना होता है कि लक्ष्मी होती है, और एज अ सनातनी मैं भी उसको बहुत मानता हूँ कि ये अच्छी बात है। लेकिन अगर दिवाली के जस्ट पहले जो 14 आती है वहाँ कोई व्यक्ति जन्मता है, वो उस समय की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, शरद पूर्णिमा की, जो जिस महीने में शरद महीने में जिसमें शरद पूर्णिमा सबसे बड़ा चांद दिखाई देता है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। ठीक है, उसी प्रकार उसकी अमावस्या पे भी चंद्रमा सबसे नज़दीक है। तो उसकी चतुर्दशी को जो व्यक्ति पैदा होता है, कहा जाता है उसके लिए काल रात्रि, अहोरात्रि, है ना, बहुत सारी शक्तियाँ उस समय में अवेलेबल होती हैं। लेकिन उस समय में जन्म लेने वाला व्यक्ति का सर्वशीष योग का मालिक होता है, और सर्वशीष योग बड़ा दुर्योग है। मेरे पॉडकास्ट पे आपने कई तरह के एस्ट्रोलॉजर्स को देखा होगा, बट जो हमारा आज का पॉडकास्ट है ना, वो इन सब चीज़ों से थोड़ा हटके है। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मृत्युंजय जी, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की कुछ डिफरेंट लेयर्स को टच किया है। जब हमने इनसे अप्रोच किया तो इन्होंने ये बताया कि हर पॉडकास्ट पे जो एस्ट्रोलॉजर चीज़ें बता रहे हैं कुंडली को देख के, उसको कई लेवल पे देखा गया है, कई परसेंटेज पे ऐसा देखा गया है कि लोग जब उस रेमेडी को अप्लाई करते हैं या फिर अपना प्रेडिक्शन करवाते हैं तो वो फेलियर होता है। इनके पास कुछ ऐसी लेयर्स है, जैसे तिथियाँ, कुछ नक्षत्र, जो खाली बर्थ डेट और उसको देख के जज हम नहीं कर सकते। इस वाले पॉडकास्ट को देखने के बाद आई नो आपको थोड़ा सा ये पॉडकास्ट हमारा हैवी हो सकता है, लेकिन आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, हमने हालांकि इस पॉडकास्ट के एंड में कुछ स्पेशल रेमेडीज बताई है, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखने के बाद मृत्युंजय जी से अपना प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, तो हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दे रखा है, आप ज़रूर उनसे कंसल्ट कीजिएगा। और पर्सनली मैंने और मेरी फैमिली मेम्बर्स ने अपना प्रेडिक्शंस करवाया है, और जितने एस्ट्रोलॉजर्स को मैं आज तक जानता था उनसे हटके मेरी लाइफ में और मेरे रिलेटिव्स की लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली, बहुत पॉजिटिव तरीके से चेंज हुई है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा कंज्यूम कीजिएगा, और जिसको भी रीडिंग्स करवानी हो वो प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू। सो पंडित मृत्युंजय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग बिग वेलकम टू आवर पॉडकास्ट शो। थैंक यू शिवम जी। आपसे जब एस्ट्रोलॉजी को लेके बात हुई जी, मेरे को ना, मैंने एस्ट्रोलॉजी के कई पॉडकास्ट किए हैं, और पॉडकास्ट इंडस्ट्री में आने से पहले भी और आने के बाद भी हर तरह के लोग मिलते हैं सर इंडिया में।
बट किसी के रेफरेंस से जब आपके बारे में पता चला और आपसे बात हुई कॉल पे, तो आपने मेरे कुछ ऐसे मिथ्स को ब्रेक कर दिया जिसकी वैल्यूज़ पे, जिस मिथ्स पे ना मैं अभी तक फॉलो कर रहा था। ये ऐसा है तो ऐसा होता है, और मेरे को लग रहा था नहीं ये मैंने ऐसा चेंज किया ना लाइफ में तो मेरा ये हो गया। बट आपने इतना शॉर्ट बताया कि शिवम ये उसकी वजह से नहीं हुआ, ये मैं तुम्हारी कुंडली रीड करके बताऊंगा उसकी वजह से हुआ और तुम देख लेना। जी। तो आप बताइए कि आपके पास एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट पैटर्न की कौन सी है, ऐसा कौन सी नॉलेज है या ऐसी कौन सी लर्निंग पे आप काम कर रहे हैं कि इतने कम टाइम के अंदर इतने हाई कैलिबर के और इतने बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज हम आगे बात करेंगे आपसे जुड़ रहे हैं और काम कर रही है चीज़ें तरीके से उनके पास। तो सबसे पहले तो मैं शिवम जी आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कुछ अलग मेथड यूज़ नहीं कर रहा, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ जैसा एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है। और अभी के ट्रेंड में मैं यहाँ कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाह रहा, लेकिन हाँ अभी के समय में एक ट्रेंड बन गया है लोगों का कि कुछ भी अगर हमें पता है तो बस उसी को फॉलो करके या सामने वाले को किसी भी तरीके से डरा के धमका के अगर जिस पद्धति पे काम किया जाता है, मैं नहीं कहता कि सभी लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं, बस वो पद्धति मेरी नहीं है। और जो पद्धति एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी की है वो पूरी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल है, जिसको हम कह सकते हैं पूरी तरह साइंटिफिक है, पूरी तरह मैथमेटिक है, और इसमें कंप्लीट एक मैथमेटिक यूज़ होती है। ये आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ना जैसे मैं पॉडकास्टर और कई पॉडकास्ट कंज्यूम करता हूँ, लोग ना इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी चेंज करना चाहता है हर एस्ट्रोलॉजर, हर न्यूमरोलॉजिस्ट, कि हमको अब लगने लग गया है कि ना शायद घर से निकलने से पहले भी एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। उनके हिसाब से हम जो भी आज तक लाइफ में करते हैं ना, एवरीथिंग इज रॉन्ग। ये यहाँ पे रखा है वो भी गलत है, वो वहाँ पे रखा है वो भी गलत है, यहाँ पे वास्तु गलत है, वहाँ पे आपके अंकशास्त्र गलत है। इनफैक्ट अब तो जाके ये पता चला कि हमारा नाम भी गलत है। तो इतना शॉकिंग लगता है कि यार लाइफ पूरी हमारी नेगेटिव थी तो पॉजिटिव तो कुछ रहा ही नहीं उसके अंदर। जी जी, नहीं मैं ऐसी किसी भी साइंस की कोई गलती नहीं है, मैं कोई ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि वास्तु हमेशा गलत है या अंक विज्ञान जो है अपने आप में गलत है। ये भी अपने आप में एक साइंस है और बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि वैदिक ज्योतिष का प्रभाव है। वैदिक ज्योतिष बिकॉज ऑफ कि वो सारी की सारी प्लैनेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई है और प्लैनेट्स का ही आपके ऊपर प्रभाव है। सबसे पहला श्लोक जब ज्योतिष में पढ़ाया जाता है, अत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, जो हमारे पिंड में यानी शरीर में है वही सब कुछ ब्रह्मांड में है। और सारे के सारे प्लैनेट्स आपके शरीर के अंदर किस तरीके से काम किए जाते हैं, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग पढ़ाते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? जी। ओके, सो मतलब हर तरह के एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज बात होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले सर, एस्ट्रोलॉजी में जैसे एक कॉमन क्वेश्चन होता है, मैं अभी तक बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बहुत आया हूँ गेस्ट की वजह से, आप जैसी पर्सनैलिटीज़ की वजह से। जी। उस लेवल पे एस्ट्रोलॉजी पे मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ों को मैं मिथ समझता आया हूँ। आप प्लीज़ बताइए, सच में प्लैनेट्स अफेक्ट कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक कंसेप्ट दिमाग में डाल दिया गया कि हर किसी को एस्ट्रोलॉजर की नीड पड़ेगी लाइफ में? देखिए शिवम जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही इंसान पे प्लैनेट वर्क कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि जब हम एक प्लैनेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं, पृथ्वी स्वयं एक प्लैनेटरी सिस्टम का हिस्सा है और वो हर प्लैनेट के साथ में इफेक्टेड है क्योंकि वो बहुत नियर बाय हैं। जो प्लैनेट्स हमसे काफ़ी दूर हैं, जो पृथ्वी से काफ़ी दूर हैं, जैसे प्लूटो है, नेपच्यून है, ये सब पृथ्वी से बहुत दूर हैं, तो इनका इफेक्ट बहुत कम है। हम उसी प्लैनेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं जो हमारे बहुत नज़दीक हैं, स्पेशली 7 प्लैनेट्स और 2 इनविजिबल प्लैनेट्स जो राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा बाद में, लेकिन पहले ये बताना चाहूँगा कि इन सब का इफेक्ट हमसे है ही है, ये प्रैक्टिकली इन्वॉल्व है। दूसरा, सब एक दूसरे की शक्ति या गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हैं, हम एक ही तारे के चक्कर लगा रहे हैं और फिर इन ग्रहों पे पाए जाने वाले हर जीव पे इन ग्रहों का इफेक्ट है। एक मैं बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी इस समय में, प्रेजेंट समय की बात करते हैं, आपने उत्तराखंड के बारे में भी कुछ सुना होगा, बच्चों का कुछ वो आग वगैरह लगी, ठीक है। अभी रिसेंट की जब हम पॉडकास्ट लाइव कर रहे हैं उसी समय की ये बात है, ठीक है। इसी प्रेजेंट समय में अहमदाबाद में एक 22 मंजिल के अंदर आग लगी। राइट। कुछ लोगों में छोटी छोटी बातों पे, ये भी एक अहमदाबाद का ही किस्सा है, छोटी छोटी बातों को लेके किसी ने किसी के ऊपर चाकू मार दिया, ठीक है। प्रेजेंट में आग जनित
चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं बिकॉज ऑफ मंगल इस समय में नीच अवस्था में, अपनी सबसे वर्स्ट अवस्था में, ऊपर से वो वक्री अवस्था में, यानी उसकी स्पीड बहुत हाई है, वो नेगेटिव वे के अंदर अभी वर्क कर रहा है। तो इस सिस्टम का पूरा प्रभाव पूरी पृथ्वी पे पड़ता है। इससे पहले की एक बात मैं और बताऊंगा आपको, जस्ट इससे थोड़े समय पहले मार्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड थे। आउट ऑफ बाउंड के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन जब आउट ऑफ बाउंड था उसका रिजल्ट भी बहुत बेकार आता है। तो उस समय में भी पूरे इंडिया में कहीं जगह आग लगी। इवन अहमदाबाद, गुजरात की मैं बात करूं, गुजरात में 5000 से ज़्यादा स्कूलें बंद की गई थी बच्चों के सेफ्टी रीजंस की वजह से, और जितने भी प्ले एरियाज़ हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक यूज़ बहुत हाईली होता है उन सबको बंद किया गया था, और फायर का सारा प्रबंध करने के बाद उन्होंने चलाया। इन द सेम टाइम आउट ऑफ बाउंड थे मार्स। तो बिल्कुल अगर उस सिस्टम का पूरा प्रभाव हम पे नहीं होता तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि उन सिस्टम का पूरा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। तो आप जो ये जैसे कह रहे हो कि प्लैनेट्स की चाल के हिसाब से बिल्डिंग्स को या जो भी आग लग रही है, चीज़ें हो रही है, मतलब ह्यूमन बींग्स के अलावा ये चीज़ें पूरी पृथ्वी पे, लैंड पे भी असर डालती है? पूरी पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी के जो ऑरा है कंप्लीट, उस पर पूरा का पूरा असर होता है इसका। ओके। इसका पास्ट एग्जांपल हमने 2020 में देखा। एक आगे के लिए मैं बता देता हूँ, हालांकि ये रिसर्च मैंने किसी के साथ में किया, लेकिन 2026 के अंदर में भी बहुत पैंडेमिक एक बड़ा आने वाला है। 2026 में? हाँ जी। ओके। उस समय का जो एक क्योंकि भविष्य मल्लिका से इसको लिया गया है, भविष्य मल्लिका में लिखा गया है कि पुरी में, जगन्नाथपुरी में पानी जो है, जल स्तर जो है वो झंडे तक चला जाएगा। लेकिन ये भविष्य मल्लिका की बात है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो लॉजिकल बात करूँगा। उस समय कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें 4 आपके ग्रहण और 2 अधिक मास, इसका जब कॉम्बिनेशन धरती पे हुआ है तब तक वो टाइम बहुत वर्स्ट रहा है। चाहे आपका भोपाल कांड रहा हो, गैस कांड, उससे पहले की भी अगर आप बात करें, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो, इसके परिणाम हमेशा खतरनाक रहे। तो सर आपने भविष्य मल्लिका का बताया, हमारे लिए ना ऐसी कोई बुक पता चलती है या कुछ समझ में आता है ना तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है हमारे, आई नो काफ़ी सारे व्यूअर्स को भी होगा जी। मैं कई टाइम से चाहता था किसी से पूछूंगा, आप जैसी पर्सनैलिटी सामने है, सच में ऐसी कोई बुक है और आपका उस पर बिलीव कितना है? देखिए, सारे टेक्स्ट जितने भी हैं, चाहे वो पाराशर जी ने, चूंकि हम लोग ज्योतिष हैं तो हम सबसे ज़्यादा पाराशर जी पे बिलीव करते हैं। पाराशर जी ही हमारे वो गुरु हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को टेक्स्ट के रूप में लिखा। उससे पहले 6 और लोग थे जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान था, और उनके बाद में और 12 ऋषि ऐसे रहे जिन्होंने इस टेक्स्ट को और भी आगे आगे बढ़ाया। इवन टिल टुडे जो भी इस विषय पर रिसर्च कर रहा है वो सभी उन ऋषियों के समान है हमारे लिए। लेकिन पाराशर जी ने लिखा जो चीज़ें हैं आज तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं, और वो चीज़ें आज तक रियलिटी में आ रही हैं। वैसे ही जैसे भविष्य मल्लिका, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके हम लोग अनएक्सपेक्टेड थे कि लाइफ में ऐसा होगा। 400 साल पहले की बात करूं, गैलीलियो को फांसी पे लटका दिया था क्योंकि उस समय के लोगों की मान्यता थी कि सूर्य हमारी धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जबकि हमारे ज्योतिष में सबसे पहले से सौर मंडल में कन्फर्म है कि 9 ग्रह दिए गए हैं, हम लोग ही सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद में भी उन्हें 400 साल पहले ऐसी सज़ा दी गई, और बाद में चर्च ने अभी कुछ सालों पहले माफ़ी मांगी गैलीलियो से, उनके मरने के 400 साल बाद में। तो ऐसा नहीं है कि साइंस को पहले पता चलता है देन उसको हम अपने से रिलेट करते हैं। हमेशा वैसा ही होगा कि ऑलरेडी रिलेटेड है, साइंस को बाद में पता चल पा रहा है, या हम उसको साइंटिफिकली बाद में रिलेट कर पा रहे हैं। तो आपके हिसाब से जितने भी लोग थोड़ा बहुत या ब्लाइंडली भविष्य मल्लिका पे बिलीव करते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि देखो, वो जिस टेक्स्ट में जिस तरीके से दिया गया ना सौरभ जी, मैं उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि वो किसी महान संत ने लिखा है, महान भविष्यकर्ता ने लिखा है। तो उस समय की जो लैंग्वेज थी लोगों को समझाने के लिए इजी रखा जाता था कि समुद्र की लहरें इतनी ऊपर जाएगी, अगर एटॉमिक बम फोड़ दिया जाए तो समुद्र की लहरें उससे भी ऊपर जा सकती है। तो उस समय को उन्होंने अनुभव करते हुए कि लोगों को इजीली समझाया जाए, तो उन्होंने उसको सिंपल भाषा में लिखा है। जैसा कि अभी भी कहते हैं कि एक भविष्य पुराण में अगर आपने ये सुना हो कि कल की अवतार होना बाकी है, ठीक है, तो उसमें लिखा गया है कि कल की अवतार जो होगा वो श्वेत घोड़े पे सवार होगा,
इसका सिंपल अर्थ जो है एक एस्ट्रोलॉजर की नज़र से कि अश्वनी नक्षत्र जिसका प्रतीक घोड़ा है या वो घोड़े जैसे तारे में दिखता है, तो वो उस पर सवार होके आएंगे, यानी अश्वनी नक्षत्र में उनका जन्म होगा। ओके, मतलब ये कहीं पे लिखा नहीं है कि वो सफेद, लिखा नहीं गया है। इस टेक्स्ट को इजीली समझाने के लिए, आम भाषा में समझाने के लिए इस तरीके से बताया जाता है। तो आपने अभी भविष्य मलिका का बताया और आपने बोला कि 2026 के अंदर कोई ऐसे पैंडेमिक आने वाला है जी। उससे पहले अभी पीछे कोरोना गया जी। तो आप काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में, कुछ संकेत मिले थे या फिर आप किसी चीज़ को लेकर श्योर थे कि एग्जैक्टली यही होने वाला है? देखिए, एग्जैक्टली कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं कहेगा कि ये बीमारी के रूप में ही आएगा, लेकिन वो उसके लिए श्योर होता है कि इस समय में कुछ बड़ा जरूर होगा। ठीक है, उस समय में भी ऐसे योग थे लेकिन पूर्ण योग नहीं थे। 3 ग्रहण उस समय में भी थे, एक अधिक मास का कॉम्बिनेशन उस समय में भी आ रहा था, लेकिन ये पूर्ण 4 ग्रहण और 2 अधिक मास का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। तो इसको मैं अभी भी मानता हूं कि जो 2026 में घटित होगा वो 2020 से कुछ हद तक बड़ा ही होगा। मतलब जो आने वाला पैंडेमिक है वो पिछले वाले से भी ज़्यादा भयंकर होने वाला है, और वो किसी भी तरीके से आ सकता है। मैं आपको एग्जैक्टली ये नहीं कहूँगा कि कोरोना या कोई बीमारी के रूप में आएगा। हो सकता है कि हम लोग किसी युद्ध का भाग बन रहे हों, हमारा देश किसी युद्ध का भाग बन रहा हो, ठीक है, और उसका असर पूरी इकोनॉमी पे, पूरे देश पे आने वाला है। तो सर मैं हर एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट से बैठता हूँ तो हमेशा ये बोलता हूँ कि बचपन से सर मैं जैसे प्रॉपर मारवाड़ी गाय और हमारे यहाँ पे ना देवी देवता के अलावा काफ़ी चीज़ों को लेके मैं कहता हूँ मिथ्स भी है। तो बचपन से पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, गुरु बाबा जी के पास फैमिली जाती थी। बिल्कुल। तो कुंडली जब भी किसी को दिखाना होता है कि मेरे लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो यूजुअली कोई गुरुजी, बाबा जी या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली मांगता है। बट आपसे मैंने जब बात करी तो आपने कहा मुझे बर्थ डेट से पहले भी कुछ चीज़ें चाहिए जी। कुछ आपने तिथियों का वर्णन किया, कुछ वर्णन किया, वो है क्या? मतलब नॉर्मल पैरामीटर से हटके क्यों बात करी आपने? एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो नॉर्मली पैरामीटर है, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि हम अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। अभी जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिसिंग की जा रही है उसमें पंचांग का यूज़ नहीं किया जाता। बहुत कम लोग हैं जो पंचांग का यूज़ करते हैं। ये क्या है पंचांग, बताएंगे? पंचांग हर डेट, जिस दिन हम बैठे हैं उस दिन भी, आज मंगलवार है, मृगशिरा नक्षत्र है जो 3:30 बजे तक रहेगा अभी, ठीक है, तो उस दिन का वार क्या है, उस दिन का नक्षत्र क्या है, पंचांग के 5 अंग हैं, ठीक है, उस दिन का योग क्या है, उस दिन का करण क्या है, ये सब कॉम्बिनेशन मिलके पंचांग बनाता है। मतलब बर्थ डेट से पहले? यस। और जब हम किसी का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो मैं कम से कम 5-10 मिनट पहले उसकी पंचांग पे लगाता हूँ कि उसका पंचांग क्या कह रहा है, क्या उसकी तिथि पावरफुल है या नहीं है, या कहीं वो अमावस्या के आसपास के जन्म का तो नहीं है। जन्म समय के बारे में बहुत विशेष चीज़ें यहाँ पर लोग मिस कर जाते हैं। हम सीधी कुंडली बना के देखते हैं, वहाँ से पहले हमें सबसे पहला फोकस 15-20 मिनट केवल पंचांग पे देखना पड़ता है, क्योंकि आपके जो उपाय हैं जीवन के, जिनको कई तरीकों से आजकल मॉडिफाई किया गया है, वो उपाय एक्चुअल में उन्हीं चीज़ों से प्रारंभ हो जाते हैं, आपकी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, आपकी जन्म तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो आपने जैसे बताया कि सबसे पहले शिवम ये देखना पड़ता है कि लोग कौन सी तिथि पे पैदा हुए। फॉर एग्जांपल आपने अमावस्या का बताया, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, लकीली और अनलकीली मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई अमावस के आसपास या अमावस के एग्जैक्ट दिन पे पैदा हुआ है तो प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे उसके लाइफ में? देखो, जो अमावस्या के आसपास पैदा होगा वो इमोशनली इम्बैलेंस्ड होगा, बिकॉज ऑफ, अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली देखोगे तो चंद्रमा उस दिन एक मूवमेंट पे होगा और वो 0 मूवमेंट होगा। मान लीजिए कि चंद्रमा हमारे चारों तरफ गोल घूमता है, तो चंद्रमा के 4 मोड़ है। पहला अमावस्या, दूसरा अष्टमी चाहे शुक्ल पक्ष की हो, फिर पूर्णिमा, अगेन कृष्ण पक्ष की अष्टमी। तो जहाँ ये चारों ब्रेक्स आएंगे वहाँ पे चंद्रमा घूमता है, और जहाँ मोड़ आता है वहाँ पे थोड़ा सा वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो वहाँ जन्मने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स, उसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत कमज़ोर होगी, उसका समझने की जो शक्ति होगी या इम्बैलेंसिंग उसकी सोच में ज़्यादा होगी। ओके। एंड जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लूँगा, कई सारे मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में और काफ़ी सारे लोग उसको त्योहार पे पैदा होना लकी मानते हैं। जी। बट आपसे बात हुई तो आपके वो थे
कोई किसी होली, दिवाली, शिवरात्रि या किसी भी रक्षाबंधन, किसी भी इंडियन फेस्टिवल जिसको हम बोलते हैं जी। उस पे हो रहा है, तो आप उसको लकी बोलोगे, अनलकी बोलोगे, क्या बोलोगे? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। अभी किसी के घर में अगर दिवाली के आसपास में कोई बच्ची जन्म जाती है तो उनका मानना होता है कि लक्ष्मी होती है, और एज अ सनातनी मैं भी उसको बहुत मानता हूँ कि ये अच्छी बात है। लेकिन अगर दिवाली के जस्ट पहले जो 14 आती है वहाँ कोई व्यक्ति जन्मता है, वो उस समय की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, शरद पूर्णिमा की, जो जिस महीने में शरद महीने में जिसमें शरद पूर्णिमा सबसे बड़ा चांद दिखाई देता है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक है। ठीक है, उसी प्रकार उसकी अमावस्या पे भी चंद्रमा सबसे नजदीक है, तो उसकी चतुर्दशी को जो व्यक्ति पैदा होता है, कहा जाता है उसके लिए काल रात्रि, अहोरात्रि, है ना, बहुत सारी शक्तियां उस समय में अवेलेबल होती हैं। लेकिन उस समय में जन्म लेने वाला व्यक्ति का सर्वशीष योग का मालिक होता है, और सर्वशीष योग बड़ा दुर्योग है एस्ट्रोलॉजी में। ओके, तो मतलब आपने ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हिट किया। मेरे रिलेटिव्स के अंदर मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया कि एक लड़की है, वो एग्जैक्टली ऑन द डे ऑफ बड़ी दिवाली जिसको हम बोलते हैं वो हुई है, बट ना लोगों ने बहुत अलग तरीके से ये बताया था, घर में लक्ष्मी हुई है, बहुत वो होगा, बट ना उनकी लाइफ में हर्डल्स बहुत हैं। इसी कारण हर्डल्स बहुत हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शिवम जी, कई बार लोग ना केवल यही देख के रह जाते हैं कि इसमें राजयोग है इस कुंडली में। एग्जैक्ट उनको सबसे पहले ये देखना भी चाहिए कुंडली देखने से पहले कि इसका पंचांग क्या कहता है। इस पंचांग में तो कोई दोष नहीं बन रहा है। इस पंचांग में अच्छा, पंचांग में भी योग भी बनता है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम करते हैं बात दुर्योग की। तो पंचांग से कहीं दुर्योग बन रहे हैं, उसके बाद में उस समय के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी स्पीड क्या थी, उस समय के प्लैनेट्स अच्छी स्थिति में थे या नहीं थे। ठीक है, फर्क पड़ता है। अगर आपका उच्च का सूर्य है और तब भी वो जो रिजल्ट नहीं करेगा, वो आपके स्पेसिफिक दिसंबर में पैदा होने पे बहुत अच्छा रिजल्ट कर देगा। उसका कारण पूछेंगे एस्ट्रोनॉमिकल, तो उस समय में सूर्य बहुत अच्छी स्पीड में होता है। गलती से सूर्य अगर आपका कारक हुआ तो वो आपको मतलब कोई आईपीएस नहीं बनाएगा, वो सीधा राजनीति में बड़े हिट तक लेके जाएगा। ओके, सो हम त्योहार की बात कर लें एक बार, थोड़ा सा हम ले लेते हैं। हमने दिवाली की बात करी तो आपने कहा अमावस्या क्या इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। यस, नाउ टॉकिंग अबाउट होली। होली के आसपास में भी सारे के सारे जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं। ठीक है, अगेन अमावस्या के आसपास का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी बच्चे के पैदा होने का। ठीक है, उसके बाद में कहीं ऐसे नक्षत्र होते हैं जिनका अगर तिथि के साथ में कॉम्बिनेशन देखा जाए तो वो बहुत खराब कॉम्बिनेशन जाता है। मान लीजिए अमावस्या तिथि है, चित्रा नक्षत्र आ जाए गलती से, ये हर्डल वाला एक बड़ा पार्ट हो गया। गंडमूल का आपने नाम सुना होगा। गंडमूल नक्षत्र प्रैक्टिकली जो हम 360 डिग्री में जी रहे हैं, 120 डिग्री पे गंडमूल नक्षत्र आएंगे, 240 डिग्री पे और 360 डिग्री पे। ये सारी चीज़ें वो हैं जहाँ पे राशियाँ और नक्षत्र खत्म होते हैं, और जो इम्बैलेंसिंग जगह रहती है और वहाँ जो नक्षत्र पाए जाते हैं उनको हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, और गंडमूल नक्षत्र के साथ में अमावस्या का कॉम्बिनेशन बन गया, अब उस व्यक्ति के जीवन में एक्स्ट्रा हर्डल्स आएंगे। तो ये तो हमने फेस्टिवल्स की बात करी। अब जैसे कोई रैंडम, जैसे लाइक जन्माष्टमी या फिर शिवरात्रि, हाँ, इस त्योहार पे लोग पैदा हो, क्योंकि ना हम लोग जैसे जो जिस तिथि पे पैदा होता है ना, हम एग्जैक्टली उस गॉड या गॉडेस के बारे में सोचते हैं, उसका नाम या फिर उसकी लाइफ। तो आप क्या बताएंगे? कई बार लोग प्रभावित होते हैं। देखिए, श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे। ठीक है, 16 कलाएं लेकर पैदा हुए थे और उत्पन्न नहीं, प्रकट हुए थे। ठीक है ना, तो उनकी बात अलग है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अष्टमी के दिन, अच्छा, देवों ने भी अपना, भगवान ने भी जब जब स्वयं अवतार लिए हैं तब तब उन्होंने अपने नक्षत्र की मजबूती के लिए कार्य किए हैं। मैं एक दो एग्जांपल दूं आपको। श्री कृष्ण जी का जन्म अष्टमी के दिन हुआ। सब लोगों को लगता है कि अष्टमी बहुत तेज अच्छी स्थिति है, लेकिन उनके जीवन को तो देखिए, क्या उनका जीवन नॉर्मल था? नहीं। प्रेम उसके बाद में राजनीति, उसके बाद में युद्ध, अपने परिवारों के मध्य युद्ध और अपने परिवार का अंत। ये अगर वो इतने महाशक्तिशाली नहीं होते तो एक आम इंसान की हिम्मत नहीं है इतना सब कुछ झेल जाने की। ठीक है, अब मैं उनकी तिथि की बात करता हूँ। हम लोग कहते हैं कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र से 27वां नक्षत्र आपका अति मित्र होता है।
ठीक है। तो उनका जन्म हुआ रोहिणी नक्षत्र में, उससे 27वां जो नक्षत्र है वो कृत्तिका नक्षत्र है, ठीक है। कृत्तिका नक्षत्र के जो पक्षी होते हैं वो मोर होते हैं। ओके। तो उन्होंने आजीवन अपने साथ में मयूर पंख को हमेशा अपने साथ में रखा, तो अपने आप को नक्षत्रों से शक्तिशाली बनाया। ऐसे ही वो उसके चक्कर में रखा था। यस यस, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम बात करते हैं श्री राम की। हालांकि श्री राम का जो रियल नेम है उसको सोच के कई लोगों को लगता होगा कि तुला राशि है, नहीं, उनका कर्क राशि में जन्म हुआ, पुनर्वसु नक्षत्र में। और पुनर्वसु नक्षत्र से अगेन 27वां जो नक्षत्र है वो आद्रा नक्षत्र है, जिसका जो निशान है वो तीर का निशान है। तो तरकश आजीवन भगवान श्री राम के साथ में रहा। आज भी हम किसी भी तस्वीर में उनको देखते हैं तो बिना तरकश के नहीं पाते। तो इस प्रकार देवताओं ने भी इन चीज़ों का उपयोग किया है और एक्चुअल उपाय ऐसे ही आते हैं। आप बात कर रहे थे तिथियों की, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि तिथियों से एग्जाम्पल्स कैसे बनाए जा सकते हैं या इससे उपाय कैसे बनाए जा सकते हैं। तिथियों में मान लीजिए हम एक तिथि पकड़ते हैं, दशमी तिथि। ये मेरा बहुत फेवरेट उपाय है। हर तिथि का जो लॉर्ड है उससे संबंधित कार्य करके भी आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। जैसे दशमी तिथि के देव हैं यमदेव। सर सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए दशमी तिथि को आप एग्जैक्ट क्या, मतलब कोई हर महीने की 10 तारीख? हाँ, नहीं, दशमी तिथि ओके क्या होती है, अमावस्या से पहले जो तिथियां आती है। और व्यूअर्स ऑलमोस्ट समझते हैं, ओके, पंचांग इतना तिथियां समझते हैं जी, है ना। तो दशमी की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं दशमी तिथि की। तो दशमी की तिथि के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं यम। अब यम को अगर हमें प्रसन्न करना हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए? यमराज हम कहाँ आते जाते रहते हैं? मृत्यु जहाँ मृत्यु होती है। तो जिस किसी के भी घर में आसपास में मृत्यु हो, रोज रोज तो नहीं होगी, जब भी हो, ऐसा पर्सन जिसका दशमी का जन्म है वो उस मृत्यु वाले घर वाले व्यक्ति की कुछ मदद कर दे। वो भी नहीं हो सके, आज के समय में सोफिस्टिकेटेड माहौल है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो आप, मेरा एक पर्सनल मानना है कि एक बहुत बड़ा शमशान घाट है मणिकर्णिका, बनारस में पाया जाता है। और ये पर्सनली मैंने कई लोगों को, ये जिनका भी दशमी तिथि है उनको ये दिया है उपाय। वहाँ जाकर जो शमशान में हेल्प कर रहे हैं, लाशें जलाने में, कोई लकड़ी ला के लेके आ रहे हैं, तो उन लोगों को अगर आप कोई भोजन करा दें किसी तरह का, उन लोगों के लिए जो उनके जीवन में कुछ उत्पन्नता लेके आए, तो ऐसा कोई दान उनको कर दे, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। और इसके मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं कि लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपने अपने जितने भी आप रेमेडीज बताते हो ट्राइड एंड टेस्टेड है लोगों पे? यस बिल्कुल होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किन शक्तियों से जुड़ना चाहिए, विशांश चक्र से कंप्लीट पता लगता है कि किस शक्ति से आपका जन्मोजन्म से रिश्ता है। डेप्थ साइंस है, अगर आप खोजने पे आओ तो सब कुछ खोज लोगे। तो एस्ट्रोलॉजी का आप कोई पैरामीटर नाप सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी में क्या इतनी ताकत है कि वो आपका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता सकती है? बता सकती है, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकती। बट क्लियरली बता सकती है कि ये था? क्लियरली बता सकती है, क्योंकि ये कोई आध्यात्मिक शक्ति तो नहीं है। हालांकि आपको बीच में यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी तब तक फलित नहीं होगी जब तक आप कोई सिद्धि या कोई मंत्र जाप, विशेष रूप से आप अध्यात्म से जब तक नहीं जुड़ोगे तब तक आपकी एस्ट्रोलॉजी फलित नहीं होगी। ये भी एक कैलकुलेशन है। ओके, मतलब सिर्फ कोई, जैसे आपने कोई रेमेडी बताई या कोई जिसको लोग हिंदी में टोटका टाइप्स बोलते हैं, उससे काम नहीं चलेगा? केवल उससे काम नहीं चलेगा। मान लीजिए मैंने आपको कोई मंत्र दिया, लेकिन मुझे तो सिद्धि होना चाहिए ना उसका। ओके। अगर अब कई मंत्र हैं, एस्ट्रोलॉजर कई लोगों को कई उपाय बताता है। इवन अच्छा, अगर वो उपाय बता रहा है तो कर क्या रहा है आप समझिए। विधाता ने उसके कुंडली में कुछ लिखा है कि ये दोष इसको लगेगा। एक एस्ट्रोलॉजर जाके बोल देता है ये मंत्र कर, खत्म हो जाएगा। क्या ये ठीक है? तो विधाता किसी ना किसी को तो उसका दोष देगा ना, तो वो दोष एक एस्ट्रोलॉजर के माथे मरता है। तो हर एक एस्ट्रोलॉजर को मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, जो लोग इस प्रैक्टिसिंग में नहीं हैं, आप लोग उपाय दे रहे हैं, धड़ल्ले से दे रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, दीजिए। सामने वाले का जीवन संवर है, लेकिन आप अपने जीवन पे भी ठीक रखने के लिए कम से कम कोई साधना, किसी गुरु, किसी के सानिध्य में आपको जरूर रहना चाहिए। ये सर, ये चीज़ नहीं पता थी कि मतलब खाली किसी को हेल्प या नॉलेज देने का भी कोई इम्पैक्ट सामने वाले पे आता है। बहुत बहुत इम्पैक्ट रहता है शिवम भाई। तो
आपसे जब आपके बारे में पता चला, बेसिकली मैं लीला कहूँगा क्योंकि जिसके थ्रू आपसे मुलाकात हुई, आपके बारे में जानने को मिला, वो अपने आप में बहुत हाईली स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। उन्होंने बताया कि आपकी अप्रोच काफ़ी हाई, जो पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को बहुत अच्छे पैरामीटर्स पे रखते हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कंट्री पे जी। उन लोगों के मिनिस्टर्स भी हम इंक्लूड करते हैं उसमें। तो आप कुछ एग्जांपल्स बताएंगे कि आपने कैसे कैसे लोगों के काम किए और आपको क्या लगा कि नहीं ये इस पद्धति पे आज है तो इसका रीज़न ही है शिवम? देखिए शिवम जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने किसी का कोई काम किया है। बिकॉज ऑफ आई एम एस्ट्रोलॉजर, मैं किसी का जीवन परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक मार्ग दिखा सकता हूँ। और मैंने ऐसा कई राजनीतिज्ञों के जीवन में दिखाया है। कई बार वो मार्ग जान के लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, है ना, और कई बार लोग खुश भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअलिटीज़ जो हैं मैंने उन्हीं पे वर्कआउट किया है। तो सर आप कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ का नाम बताना चाहेंगे? आपने किस किस इमेंस बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ का काम किया है, मतलब हेल्प करिए, मैं बोल सकता हूँ। मैं देखिए काफ़ी लोगों का नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कई राज्य मंत्री, कई लोग मेरे यजमान हैं, कुछ बहुत ज़बरदस्त पदासीन लोग हैं जो यजमान हैं, और रेगुलरली उनको मैं प्रिडिक्ट करके देता रहता हूँ। मैं बहुत बड़ा नाम लेता हूँ, देखिए जिनको सभी लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए मैंने कई चीज़ें प्रिडिक्ट की हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए? हाँ, उनके ब्रदर भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और हम लोग कई बार साथ में होते हैं। और जो जो प्रेडिक्शंस था, वो प्रेडिक्शन मतलब पूरी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल था, और हर बार चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपके फेवर में हो। उन लोगों ने वो भी एक्सेप्ट किया है जो मैंने नेगेटिव भी कहा है। और यही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल खुलकर आपके बारे में कुछ कहना चाहे तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको एक्सेप्ट करने की जो हिम्मत है वो भी होनी चाहिए, और वो उनके परिवार में देखने को मिलती है। अमेजिंग। तो सर आई थिंक हमारे जितने व्यूअर्स हैं, हर एक छोटा बच्चा, लेडी और हर आदमी उनको आज जानता है जी। बहुत सारा सर क्यूरियोसिटी बोलूँगा, आप उनका थोड़ा सा बताएंगे, मतलब पहले से बर्थ डेट वगैरह आपने चेक करी, पहले से ये सब था कि वो इस लेवल पे, मतलब मैंने सुना कि बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ से निकल के आज वो इतने बड़े पद पे आए हैं, थोड़ा सा बताएंगे उनके? कि मैं उनके बहुत नज़दीक में ही रहता हूँ, तो उनके बारे में हालांकि मैं नहीं, पूरा देश ही बहुत कुछ जानता है। उनके ऊपर काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं, है ना, लेकिन मैं आपको बड़ी चीज़ें बताता हूँ जो उनकी कुंडली से है, और उनकी कुंडली के बारे में लिखी जा रही है। ठीक है, उनकी जो कुंडली है वो उनकी कुंडली 6 डिग्री की कुंडली है। उस समय में चंद्र और मंगल के दोनों के संयोग से एक राजयोग मिलता है, सर्वार्थ सिद्ध योग, वो उनकी कुंडली में बनता है। सर्वार्थ सिद्ध योग, जब चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में हो, नीच का होता है, और उस पर मंगल की केवल दृष्टि भर भी पड़ जाए, हालांकि यहाँ पर तो मंगल साथ ही बैठे हैं उनकी लगन के अंदर, और 0 डिग्री पे मंगल है। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि 0 डिग्री पे जो मंगल है वो बाल्य अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ मैं एग्जाम्पल यही देना चाहता हूँ कि लगन डिग्री के आस पास में जब ग्रह होता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स करता है। सेकंड, यहाँ पे मंगल आउट ऑफ बाउंड भी था जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये सर आपने बार बार नाम नहीं, थोड़ा सा बताएंगे है क्या ये? देखिए, आउट ऑफ बाउंड वो चीज़ है शिवम जी कि एक हर एक ग्रह की ना एक परिणति बनी हुई है कि ये ग्रह हद से ज़्यादा सूर्य से इतना दूर जा सकता है और इतना नज़दीक आ सकता है। अगर वो अपने गुण धर्म को भूल जाए कुछ देर के लिए, ठीक है, और वो थोड़ा सा डगमगा जाए या भटक जाए जिसको कहें, तो वो ग्रह बहुत ही अटपटे रिजल्ट करता है। जैसे हमारी चलती सड़क पे जो स्मूथ गाड़ी होती है, अगर वो थोड़ी सी ट्रैक से नीचे आ जाए तो गाड़ी कुछ भी हो सकती है, पलट भी सकती है, ब्रेक भी लग सकती है, स्किड भी कर सकती है। वैसे ही हर ग्रह थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, और हर ग्रह तो नहीं होगा। यहाँ सूर्य आउट ऑफ बाउंड नहीं होते, शनि आउट ऑफ बाउंड नहीं होते हैं, मंगल आउट ऑफ बाउंड के बारे में मैंने अभी बताया, उसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव वे में आप देखिए कि जितनी हिम्मत, जितना स्ट्रगल नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वैसी हिम्मत, वैसा स्ट्रगल हर कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मंगल आउट ऑफ बाउंड का हमें अच्छा उदाहरण मिलता है। अगेन मैं कई बार कहता आया हूँ कि हिटलर की जब जन्म हुआ तब भी मंगल आउट ऑफ बाउंड था। इवन मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ कि हर्षद मेहता, जिसको शेयर मार्केट का हर व्यक्ति जानता होगा, हर्षद मेहता जब 1954 में पैदा हुए थे तब बुध ग्रह आउट ऑफ बाउंड था, मंगल ग्रह आउट ऑफ बाउंड था। तो व्यापार में उन्होंने, या स्पेशली बुध शेयर मार्केट के लिए बहुत जाना जाता है, उसमें उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई जितनी उससे पहले किसी ने नहीं दिखाई होगी।
तो आउट ऑफ बाउंड में आप ये कह सकते हो कि ह्यूमन जो भी उसके ऊपर अलग सा इफेक्ट आता है। ऐसा नहीं कि मतलब वो रिस्क ले सकता है। रिस्क की अब देखो, मैं जैसे कुछ और भी बताता हूँ उससे आपको और स्पष्ट होगा। जैसे शुक्र आउट ऑफ बाउंड होता है, तो अभी भी प्लेनेट शुक्र आउट ऑफ बाउंड चल रहा है, तो इस समय में लोगों में सेक्सुअलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। सेक्सुअल केस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लाइक रेप केस भी बढ़ जाता है इस समय में। जो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब जो इस समय में बच्चे लग रहे हैं, उनकी बात की जाए तो बहुत हद तक चांस होता है कि वो ट्रांसजेंडर हो, एलजीबीटीज हो। अब ये बात कहीं एस्ट्रोलॉजर्स को पता होते हुए भी, कई लोग जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तब भी वो विवाह का मुहूर्त देते हैं। मैं इस समय में विवाह का मुहूर्त होते हुए भी नहीं देने का मेरा मुख्य कारण यही होता है। जी, तो हमें ना पूरे ट्रांसमिशन को समझना चाहिए कि कब कौन सा ग्रह आउट ऑफ प्लेनेट है या आउट ऑफ बाउंड है, या कौन सा ग्रह है, इसकी स्पीड कब क्या ज़्यादा है। ये सब पैरामीटर्स को अगर आप ध्यान में रखते हुए किसी की कुंडली देखोगे तो बहुत सटीक पहुंच पाओगे और एक्चुअल में आप उस अगले व्यक्ति की हेल्प कर पाओगे। तो सर आपने अभी राजयोग की बात करी, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ना, हर कोई एक ना एक बार लाइफ में राजयोग के बारे में सुन चुका होगा और अपने हाथ में किसी पंडित के सामने रखता होगा मेरा राजयोग कहाँ पे है। जी, तो ये राजयोग सर है क्या, और ये हर किसी की लाइफ में आता है, किसी किसी की लाइफ में ही आता है? देखिए शिवम जी, क्या है ना, राजयोग अगर कुंडली में देखा जाए तो हर कुंडली में आपको 10-15 राजयोग तो मिल ही जाएंगे। एक ढंग का ज्योतिष होगा, उसकी कुंडली में 10-15 राजयोग देख ही लेगा। उसके बाद में भी आपने एक चीज़ जो कॉमन देखी होगी, बंदे का स्ट्रगल चल रहा है, वो सोच रहा है कब मेरे जीवन में सही टाइम आएगा। तो एक्चुअलिटी उसके पीछे में बहुत सारे पैरामीटर्स काम कर रहे होते हैं। कई बार हमें ऐसी ऐसी कुंडलियाँ देखने को मिलती है जिनमें हमें लगता है कि बहुत बड़े राजयोग है ही नहीं। अगर मैंने अभी एक लास्ट एग्जांपल दिया था, अमिताभ बच्चन की कुंडली है, आप कभी अगर रिसर्च करो, इंदिरा गांधी की कुंडली है, तो इंदिरा गांधी की कुंडली को बेसिकली देखा जाएगा तो कोई बड़ा राजयोग नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आपको विपरीत राजयोग का, एक दूसरे के घरों में जो प्लैनेट्स हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखना हो तो इंदिरा गांधी की कुंडली में दिखता है आपको। मोस्टली अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर अगर आप देखोगे तो 8वें घर में उसके 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो लोग, अगर कोई भी ज्योतिष को अगर बिना उनका नाम बताया जाएगा तो अधिकतर वो कहेगा कि इसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं खत्म हो रहा है। होगा स्ट्रगल, अलग तरह का स्ट्रगल होगा, वो उनका पर्सनल है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना नेम फेम आना, उसके पीछे की जो राजयोग है वो थ्योरी अलग है। उनकी लगन डिग्रीज के पास में सारे ग्रह नज़दीक में हैं, 4 से 5 डिग्री के आसपास में सारे ग्रह हैं। कोई बड़ा राजयोग उनमें केवल शश योग के अलावा कोई बड़ा राजयोग नहीं दिखता, और शश योग हर तीसरे चौथे आदमी की कुंडली में दिख जाता है। ठीक है, तो अगर राजयोग नहीं है तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या सजेशन दोगे कि आपके पास, मृत्युंजय जी के पास या किसी भी एस्ट्रोलॉजर पंडित के पास जाए तो किस चीज़ को हिट करें जिससे पता लगता है कि हमारी लाइफ में सक्सेस आ सकती है? देखिए, एक्चुअलिटी पूछने के लिए जाए सबसे पहली बात, और सामने वाले को भी इतनी जानकारी, सबसे पहले तो आपको खुद को ये जानकारी होनी चाहिए कि सामने वाले को भी जानकारी है या नहीं है, या वो पैरामीटर्स सही आंक रहा है या नहीं आंक रहा है। क्योंकि इसमें जो हमारा पैरामीटर होता है, हम लोग पहले उसकी डिटेल्स ऑफ बर्थ को जब देखते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि उस समय काल में क्या स्थितियाँ रही होगी, किस समय में उस समय के सारे ग्रह किस तरह के थे, उनकी स्पीड क्या थी, उस समय की तिथि, उस समय का मंथ कैसा था, उस मंथ के इफेक्ट्स कैसे थे, वो सारे के सारे पैरामीटर्स देखे जा रहे हैं। कुछ स्पेशल डेट्स तो नहीं है, जैसे संक्रांति के आसपास में, अगर 14-15 तारीख के आसपास में सूर्य संक्रांति होती है, इस समय में भी अगर किसी का जन्म होता है तो उस पर हर्डल्स ज़्यादा आते हैं। मान लीजिए 14 जनवरी को ही हम लोग ज़्यादातर जानते हैं क्योंकि एक ही संक्रांति, लेकिन सूर्य हर महीने संक्रांति करता है। ठीक है, ये संक्रांति बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि उस समय में सूर्य मकर में, दक्षिणायन से लेके उत्तरायण हो रहा होता है, मकर में जब संक्रांति करता है तो उत्तरायण की वजह से वो सबसे बड़ी संक्रांति मानी जाती है। ऐसे ही इफेक्ट्स आपकी कुछ डेट्स पे आ गए, जैसे मैंने चंद्रमा की 4 आपको स्थितियां बताई। इसके अलावा अगर कोई प्लेनेट आउट ऑफ बाउंड है, उस समय में पैदा होने वाले बच्चे पे भी थोड़े से अलग से इफेक्ट्स आएंगे, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी का भी नाम लिया आपके सामने। और भी ऐसे कई पैरामीटर्स हैं जहाँ तिथियाँ सबसे पहले आएगी, तिथि लॉर्ड्स आएंगे, उसके बाद में उसकी कुंडली के बाद में वर्क चार्ट्स यहाँ, जिसको हम आजकल D1, D2, D3, D10, D12, D30, D60 के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे वर्क चार्ट्स जब तक नहीं देखे जाते तब तक किसी कुंडली के बारे में कुछ स्पेशल नहीं कहा जाता। जैसे हमने बात की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, D3 द्वेषकांड कुंडली जो होती है, उसी के सारे पैरामीटर्स, इवन आपके डिग्रीज पे भी डिपेंड करेगा कि किस किस डिग्री की वजह से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है।
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, द्वेषकांड कुंडली के अंदर जो आपकी D3 कुंडली होती है, उसमें अगर जल राशियां हैं जैसे 4, 8 और 12, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इन राशि में अगर राहु के साथ में किसी अलग ग्रह का जो बहुत अच्छा इफेक्ट्स नहीं दे रहा हो और उसका कॉम्बिनेशन बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कैंसर होने के चांस बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है? वो उनका जो पार्टनर है, D3 पार्ट में, D1 में नहीं, लगन चार्ट में नहीं, D3 पार्ट में उसको देखना पड़ेगा कि अगर उनकी D3 द्वेषकांड कुंडली के अंदर अगर कर्क राशि में राहु के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, शुक्र का बन रहा है, तो उसको आपके विजाइनल पार्ट से, पेनिस पार्ट से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, वहाँ से रिलेटेड कुछ रोग होने की आशंका बनती है। अगर उसका संबंध वहाँ पे गुरु से बन रहा है तो आपके स्टमक एरियाज को प्रॉब्लम होने की आशंका बनती है। अगर उसका संबंध बुध से बन रहा है तो दांतों की प्रॉब्लम आ जाएगी, स्किन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये समस्याएं डिपेंड ऑन प्लेनेट, लेकिन राशियाँ ये 3 हैं, मैलेफिक हो गई, तकलीफ देगी। वैसे ही जब हम किसी कुंडली को देखते हैं, किसी स्पेशल, मैं आपके माध्यम से कहीं बहन बेटियों के बारे में कोई एक अच्छा सा मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जब आप शादी पे करोड़ों रुपए खर्च करते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, आजकल तो एक प्रथा बन गई है बहुत अच्छा शादी करने का, तो मैं कहता हूँ 2-5 हज़ार रुपये खर्च करके अच्छा एस्ट्रोलॉजर लो, कोई भी, किसी के लिए भी, और उससे कंप्लीटली अपनी कुंडली दिखाओ। क्योंकि यहाँ जब तक नवमांश चार्ट आपका बहुत अच्छे से नहीं प्रेडिक्ट किया जाता है, तब समस्याएं आती ही आती है। तो समस्याएं मतलब किस तरीके से? जो उनका पार्टनर है उनके लिए वो कुंडली खुलवाएं या फिर कब शादी करनी है उसके लिए वो कुंडली दिखवाएं? देखिए, दोनों चीज़ अलग है। मुहूर्त एक अलग चीज़ है और कंपैटिबिलिटी एक अलग चीज़ है। मुहूर्त एक अच्छे मुहूर्त में किया गया काम, बुरी कुंडली के साथ में भी एक अच्छे मुहूर्त में कोई काम किया गया, वो अच्छा फलित होने के चांस बनते हैं। लेकिन जब कुंडली ही आपस में मैच नहीं कर रही है, वो कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ में नहीं आ रही है, मैं कहता हूँ आप में कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, मैंने लोगों के 20-20 साल बाद में डिवोर्स देखे हैं, ठीक है, कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो, आदमी वहाँ से कंफर्टेबल हो ही नहीं पा रहा है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। नवमांश चक्र के अंदर मान लीजिए कोई नवमांश चक्र में कुंभ या मीन राशि में कोई ग्रह बैठा होगा, और या फिर किसी भी कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर सूर्य, बुध और राहु के ग्रहों के तीसरे या चौथी पदा के अंदर कोई ग्रह अगर बैठा होगा, वो व्यक्ति का वो ग्रह है उसको बहुत परेशान करेगा। मान लीजिए अगर वो ग्रह शुक्र हुआ तो आपको स्त्री से परेशान करवाएगा, स्त्री के कारण परेशान करवाएगा, और ये बात मैं नवमांश के कर रहा हूँ। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जैसे हमारा जो आजकल का यूथ है वो बोलता है कि नहीं यार, लोग क्या कुंडली वुंडली में चढ़े, हम तो 8-10 साल से साथ में, हमारी कंपैटिबिलिटी है, क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब आपके हिसाब से जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी जो बोलते थे कि नहीं बेटा कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी है, वो अफेक्ट करता है बेसिकली लाइफ को इतना? बिकॉज ऑफ कि ये एक साइंस है। मैं किसी के प्रेम को नहीं मतलब तकलीफ देना चाहता। मैं तो कहता हूँ अरेंज मैरिज करो चाहे लव मैरिज करो, ये मैटर ही नहीं है। आज के समय में लगभग कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो मैं पूरे देश में जाता हूँ, मुझे 99% माँ बाप आज के समय में ऐसे नहीं मिलते जो अपने बच्चे की पसंद के खिलाफ हो। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फिर बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये साइंस है। थर्ड पॉइंट, इसके इफेक्ट आते ही आते हैं, किसी पूजा से उसको कम नहीं किया जा सकता। छोटा मोटा है, आप पूजा करोगे, प्रार्थना करोगे, उससे ज़रूर कम होगा, लेकिन अगर बड़ी समस्या है तो प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। फिर बच्चों में समस्या कई बार आ जाती है, ठीक है, कई बार भुकुट दोष बनेंगे, कई बार मैत्री दोष बनेंगे। मैत्री दोष बना तो कंपैटिबिलिटी कितनी भी अच्छी हो, आप 10 साल से फ्रेंड हो ना, उसके बाद में भी आप कंफर्ट फील नहीं कर पाओगे। और आपने अभी बोला कि जैसे कभी किसी को स्किन के रोग होते हैं, कोई भी रोग होते हैं, फिर प्राइवेट पार्ट के पास कोई रोग होते हैं, मतलब आपके हिसाब से हमारी लाइफ में जो भी डिजीज हो रहा है या कुछ भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, नहीं हो रही है, मतलब वो पहले से एस्ट्रोलॉजर एक प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल, क्योंकि एक मैथमेटिक है। मैंने कहा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट इसी से है, और D3 अपने आप में एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो थोड़ा सा आप प्लीज़ में बताएंगे, हमारे व्यूअर्स अगर इस पॉडकास्ट को यहाँ तक पहुँच चुके होंगे देखने के लिए, हम थोड़े से पॉइंट्स लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी को ऊपर से लेके अपनी पूरी बॉडी पे किसी भी तरह का कोई ऐसा रोग हो गया है जिसकी दवाई नहीं मिल रही है, तो उनके कौन से प्लेनेट में दिक्कत हो सकती है और उसके लिए वो क्या करें, ये बताएंगे प्लीज़?